एक बार नाम अपना मैसेज करिए बेटा जल्दी से। तो बेटे कल की क्लास में हमने पढ़ा था। गुड इवनिंग बेटा सभी को, गुड इवनिंग। एक बार साउंड चेक कीजिए बेटा, साउंड आ रही है सही? साउंड ठीक आ रही है बेटा? तो बेटे आज की क्लास में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था बेटे कंजर्वेशन लॉ के अंदर। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? कंजर्वेशन लॉ के अंदर मेरे बच्चे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए आपको याद होगा बेटा, हमने क्वेश्चन भी कराया था पिछले क्लास में कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की हमने बात किया था। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है रेवती रंजन, मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप टेंशन मत कीजिए। तो हमने क्या पढ़ा बेटा पिछले क्लास में कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा था बेटा कांस्टेंट है, कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होती है, ये क्या होती है बेटे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होता है। लेकिन whenever we are talking about एक्सेलरेशन, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं मेरे बच्चे, आप लोग बताइएगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ये क्वेश्चन बेटे पेपर में पूछा था, एक बार ध्यान से सुनना। इन एब्सेंस ऑफ external force, in absence of external force, बिल्कुल बेटा, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज, अब आप लोग बताना बेटे कि एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में, जैसे वेलोसिटी आपने देखा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप सभी मास्टर हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो। एक्सटर्नल, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटे? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा जीरो होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया सभी बच्चों ने, सभी बच्चों ने बिल्कुल आंसर सही दिया।
तो क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन पेपर में और आया था, एक पेपर में और क्वेश्चन आया था, टोटल लिनियर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास। एक और क्वेश्चन आया था बेटे, क्वेश्चन पेपर में आया था कि जो टोटल, क्वेश्चन क्या था बेटा समझिएगा, क्वेश्चन ये था टोटल लीनियर मोमेंटम about total linear momentum about center of mass is। अब आप लोग बताइए बेटा कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा बेटा। जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जल्दी से बताओ बेटा। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास। जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा? किसी का आंसर नहीं आया हो? देखो बेटा, हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास जो होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, जीरो होगा। दिस इज ऑल्सो जीरो, यह भी जीरो होगा बेटे, यह भी जीरो होगा। सुस्मिता कांस्टेंट नहीं होगा बेटे, ये जीरो होगा। यस प्रियंका जीरो होगा। आई थिंक नहीं, बिल्कुल आप कंफर्म है, कंफर्म कर लीजिए, ये जीरो होगा। क्लियर है बेटा? अब बेटे एक बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया, एक बार समझिएगा बेटे। वो तो हो नहीं सकता ना मेरे बच्चे, रेवती, वो तो हो नहीं सकता, जो पॉसिबल नहीं हो कैसे हो सकता है? देखो बेटे, एक क्वेश्चन पेपर में आया था, जीरो मोमेंटम फ्रेम इज, जीरो मोमेंटम फ्रेम इज। बेटे एक बताइए, जीरो मोमेंटम फ्रेम क्या है? एक बार आंसर दीजिएगा कि जीरो मोमेंटम फ्रेम है। जीरो मोमेंटम फ्रेम कौन सा है बेटा? जीरो मोमेंटम फ्रेम इज सेंटर ऑफ मास। जो जीरो मोमेंटम फ्रेम होता है बेटा, जीरो मोमेंटम फ्रेम इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास फ्रेम।
center of mass frame, zero momentum frame is called center of mass frame। जो बेटे जीरो मोमेंटम फ्रेम होता है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम को हम लोग जीरो मोमेंटम, COM, बिल्कुल प्रियंका, ये जीरो मोमेंटम फ्रेम कहते हैं बेटे, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए बेटे, एक कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन के अंदर, मोशन ऑफ रिड्यूस्ड मास। लिखिए मोशन ऑफ रिड्यूस्ड मास motion of reduced mass, motion of reduced mass under inverse square force, under inverse motion of reduced mass under inverse square force। बेटे याद करिए कि जो मोशन ऑफ रिड्यूस मास है अंडर इनवर्स स्क्वायर फोर्स क्या है, ये हमें डिस्कस करना है बेटे। मोशन ऑफ रिड्यूस मास अंडर इनवर्स स्क्वायर फोर्स। देखो बेटे, आप लोग एक बार एग्जाम्पल बताइएगा बेटा, कोई भी एनीवन बताइए कि जो हमारा इनवर्स स्क्वायर फोर्स है। बेटे आप सभी जानते हैं कि जो इनवर्स एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स स्क्वायर फोर्स, आप में से कोई बता सकते हैं बेटे एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स स्क्वायर फोर्स क्या है? जल्दी से बताओ बेटा, एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स स्क्वायर फोर्स। देखो बेटे, इनवर्स स्क्वायर फोर्स इज व्हाट, इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? आप सभी जानते हैं कि जो इनवर्स स्क्वायर फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। आप ये पढ़ चुके हैं बेटा,
आप ये पढ़ चुके हैं कि जो इनवर्स स्क्वायर फोर्स है, यस बेटे बिल्कुल, तो बेटे इनवर्स स्क्वायर फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हमें बताना है बेटे मोशन ऑफ रिड्यूस्ड मास, हमें इसमें क्या बताना है बेटे, मोशन ऑफ रिड्यूस्ड मास। क्या होगा बताइएगा। देखो बेटे जो एक्सेलेरेशन ऑफ वन मास विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मास, देखो मोशन ऑफ रिड्यूस मास के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, तो बेसिकली क्या होता है कि देखिए इसके अंदर क्या होगा, एक बार ध्यान से समझना। इन इनवर्स स्क्वायर फोर्स एज ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो इनवर्स स्क्वायर फोर्स है वह ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब इसके अंदर आप एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, द एक्सेलेरेशन ऑफ वन मास विथ रिस्पेक्ट टू, जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, द एक्सेलरेशन ऑफ वन मास विथ रिस्पेक्ट टू देखो बेटे इस लॉ में आपको सिर्फ याद रखना है, इस लॉ के अंदर सिर्फ आपको याद रखना है क्या याद रखना है बेटे, समझिएगा कि द एक्सेलरेशन ऑफ वन मास विथ रिस्पेक्ट टू अदर मास will appear to be the same, will appear to be same, but क्या होगा ध्यान रखना बेटा, but opposite in बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना कि बेसिकली ये क्वेश्चन देखो बेटे आप सभी को पता है कि पूरी फिजिक्स पॉसिबल नहीं है कि पूरी फिजिक्स को पढ़ाई जाए पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन बेटे जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे पॉइंट्स मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, तो इस नोट्स को आप संभाल के रखिएगा, इस नोट्स को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा। देखो यहाँ पे मोशन ऑफ रिड्यूस मास के अंदर हमें जो स्टडी करना है कि बेसिकली कि एक मास का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर मास विल अपीयर टू बी सेम, सेम होता है लेकिन क्या होता है इसका जो डायरेक्शन होता है अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। समझ आ गया आप सभी को? तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया बेटा सभी को? तो ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो बेटे अपने 11th-12th में पढ़ा होगा कंजर्वेशन लॉ के अंदर हमें ये भी पढ़ना है, आपने 11th-12th में जरूर पढ़ा होगा कॉलिजन, ये ध्यान रखना मेरे बच्चे। दूसरा आपने 11th-12th में पढ़ा है बेटा कंसेप्ट ऑफ कॉलिजन,
बेटे कॉलिजन क्या है? बताइए आप लोग, एक बार बताइएगा बेटे कॉलिजन क्या है? ये तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कॉलिजन। देखो बेटे कॉलिजन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी कंजर्वेशन लॉ के अंदर पढ़ना है। कॉलिजन का कॉन्सेप्ट क्या है? जब दो बॉडी कोलाइड करेगा, ये है ना कॉलिजन का कॉन्सेप्ट। व्हेन टू बॉडीज आर अप्रोचिंग ईच अदर, कॉलिजन क्या होगा? व्हेन टू बॉडीज when two bodies are approaching each other, when two bodies are approaching each other, a force comes into play between them. each other क्या होगा बेटा? a force comes into play देखो बेटे, when two bodies are approaching each other, a force comes into play between them. इनके बीच में क्या होगा बेटा? इनके बीच में एक फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट बिटवीन देम फॉर फाइनाइट टाइम। एक्ट बिटवीन देम जो होगा बेटे फॉर फाइनाइट टाइम। जरा बेटे समझना कि दो बॉडी आर अप्रोचिंग ईच अदर। देखो कोई भी, आप एक चीज बताओ, यह क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि अगर कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को अप्रोच करेगा, व्हेन टू बॉडीज आर अप्रोचिंग ईच अदर, जब दो बॉडी एक दूसरे को अप्रोच करेगा तो इनके बीच में क्या आएगा बेटा? इनके बीच में फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट बिटवीन देम फॉर अ फाइनाइट टाइम, एक्ट बिटवीन देम फॉर अ फाइनाइट टाइम। अब बताइए बेटे, फोर्स जब दो बॉडी कोलाइड करेगा तो आप खुद बताओ, फोर्स जो आएगा इनके बीच में, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब भी कोई दो बॉडी एक दूसरे को अप्रोच करेगा तो फोर्स कम्स इनटू प्ले बिटवीन देम फॉर फाइनाइट टाइम के लिए। इसका रीजन क्या है? कोई बता सकते हैं आप? क्या रीजन है? फाइनाइट टाइम एंड ब्रिंग्स अबाउट मेजरेबल चेंज इन देयर वेलोसिटी। फाइनाइट टाइम के लिए लगेगा एंड क्या करेगा? ये ब्रिंग्स अबाउट measurable change for finite time and brings about measurable change in its velocity and brings about measurable change in their velocity, momenta and energy. Measurable change in velocities, momentum। आप लोग आंसर नहीं दे रहे बेटा, आंसर दीजिए, क्या रीजन है? बताइए बेटा क्या रीजन है?
velocities, momenta and energy. बता सकते हैं बेटा ऐसा क्यों होता है? बोलिए बेटा। नहीं रेवती, रेवती ये तो आपने बताया कि ये तो आपने टाइप्स बताया, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन का आपने टाइप्स बताया। देखो जब भी हम फाइनाइट टाइम्स के लिए होता है तो ब्रिंग्स अबाउट मेजरेबल चेंज, इसके अंदर क्या होगा? मेजरेबल चेंज इन इट्स वेलोसिटी, मोमेंटा एंड एनर्जी होगा। अगर होगा जो मेजरेबल चेंज ऐसा होता है बेटे, यस बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, प्रियंका ने सही आंसर दिया। मेजरेबल चेंज इन देयर वेलोसिटी, मोमेंटा एंड एनर्जी अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव लॉज ऑफ कंजर्वेशन। ये क्यों होता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू, ये जो होता है अकॉर्डिंग टू respective laws of ये क्यों होता है बेटा? अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव लॉज ऑफ कंजर्वेशन होता है। यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव लॉज ऑफ कंजर्वेशन होता है एंड अ कोलिजन इज सेड टू बी हैव टेकन प्लेस। और ऐसा हुआ बेटे, ऐसा हुआ तो क्या होगा? अ कोलिजन इज सेड टू बी अ कोलिजन इज सेड टू बी टेकन प्लेस। मतलब समझना मेरे बच्चे, अभी 11-12 में तो आपने सीधे पढ़ा कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, टकराएगा तो दो बड़ी टकराएगा तो हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा किसको? हमें यहाँ समझना पड़ेगा लॉज ऑफ कंजर्वेशन को। हमें यहाँ किसको समझना पड़ेगा बेटा? वी हैव टू फॉलो लॉज ऑफ कंजर्वेशन। हमें यहाँ पे लॉज ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा बेटा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हम फॉलो करेंगे। लॉज ऑफ कंजर्वेशन अगर फॉलो होगा तो क्या होगा? कोलिजन इज सेड टू हैव टेकन प्लेस। क्लियर हो गया बेटे? अब देखिएगा, कोलिजन तो हो गया और इसने इसको अपने बेसिकली 11-12 में तो आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन ये कनेक्टेड कैसे है कंजर्वेशन लॉ से, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। तो दीज आर कनेक्टेड विथ कंजर्वेशन लॉ। ये कंजर्वेशन लॉ से कनेक्टेड है। दीज आर कनेक्टेड विथ कंजर्वेशन लॉ। अब देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉलिजन्स। आप सभी जानते हैं कि कॉलिजन कितने टाइप्स का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉलिजन। ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा, ये तो बेटे 11-12 का टॉपिक है। टाइप्स ऑफ कॉलिजन तो आपने सभी ने पढ़ा होगा, ये तो आपको 11-12 में भी पढ़ना है। कितने टाइप्स के कॉलिजन होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉलिजन। सबसे पहला कॉलिजन क्या होगा बेटा? इलास्टिक कॉलिजन।
और इनइलास्टिक कॉलिजन। बेटे हम लोग हायर स्टडीज के अंदर इलास्टिक कॉलिजन का नाम होता है मेरे बच्चे, जो पहला है इसका नाम है इलास्टिक स्कैटरिंग। इसका नाम क्या है बेटा? इलास्टिक स्कैटरिंग। या फिर दूसरे और इसको हम कह सकते हैं इलास्टिक कॉलिजन। इसका नाम क्या होगा बेटे? इलास्टिक स्कैटरिंग, या इसको आप इलास्टिक कॉलिजन कर सकते हैं। दूसरा लिखे बेटा इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन या इन इलास्टिक स्कैटरिंग। दूसरा नाम क्या है? इन इलास्टिक कॉलिजन, या फिर अब इसका दूसरा नाम और इन इलास्टिक स्कैटरिंग भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब हमें ये देखो बेटे, कई बार क्या होता है एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हायर स्टडीज में हम इसको स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। 11th-12th में आपने पढ़ा होगा कॉलिजन के नाम से। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन जो है, इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन जो है, इसको इन इलास्टिक स्कैटरिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बेटा इन शॉर्ट सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे इसके अंदर कि इलास्टिक स्कैटरिंग है क्या। देखो बेटा ये भी समझिएगा, हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक स्कैटरिंग। देखो बेटे इसके अंदर क्या है, सिचुएशन क्या है। बेसिकली क्या है कि आपको 11th-12th की तरह नहीं बताना। इसमें जो है ना, ये क्वेश्चन जो लेवल होता है उसका डिफरेंट ही लेवल होता है। तो इलास्टिक कॉलिजन के अंदर या इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, जो इलास्टिक स्कैटरिंग है बेटा, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, इसके अंदर होगा क्या? द फाइनल पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन। देखो बेटे यहां पे समझिएगा, फर्स्ट द फाइनल particles after collision, the final particle after collision are the same as initial particle, or as same as initial particle, बिफोर कॉलिजन। देखो इसका मतलब क्या हुआ बेटा?
व्हाट डू यू मीन? किसी ने समझा इसको? बेटे इसका मतलब क्या हुआ कि देखो बेटे, ये जो हमने लिखा बेसिकली जब इलास्टिक स्कैटरिंग होगा तो बेटे जो फाइनल पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन है ये सेम एज इनिशियल पार्टिकल बिफोर कॉलिजन। इसका मतलब बताइएगा आप लोग, क्या होगा इसका मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ऐसा क्यों होता है? एक बार फटाफट बताइएगा बेटा। दूसरा याद रखिएगा, जो इफेक्टिव, इसको जो इफेक्टिविटी है देखो सेम क्या होगा, मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है बेसिकली पार्टिकल के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो पार्टिकल है उसके अंदर क्या होगा बेटा? पार्टिकल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। दूसरा याद रखिएगा, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन। देखो दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है बेटा? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू sum of kinetic energy after collision is equal to sum of जरा ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बिफोर कॉलिजन। जरा ध्यान से समझना मेरे बच्चे। यस बेटा प्रियंका, सुनीता बिल्कुल। इसका रीजन क्या है बेटा? ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ये मेरे बच्चे इलास्टिक स्कैटरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये इलास्टिक स्कैटरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और बेटे कंजर्वेशन लॉ के बेसिस पे मैं जो भी क्वेश्चन आप सभी को प्रैक्टिस करा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, उस क्वेश्चन को सोच समझ के अटेम्प्ट करो। मैंने आप सभी को कहा था कि जो बेसिक बुक है, जो बेसिक बुक बेटे 11th-12th की बुक है, उसको ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि आपका बेस बनेगा। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको आसानी होगी, क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। मैं देखता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं देते। देखो कॉन्सेप्ट, अब मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको लिख के दिखाऊँ, आपको कैसा लगेगा बताइए? मोमेंटम का फॉर्मूला लिख के दिखाऊँ तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल की बात हो जाएगी बेटे। तो आप सभी बच्चे फटाफट 5 मिनट में आपके पास लिंक आ जाएगा, यूट्यूब चैनल पे आ जाइए और स्टार्ट करते हैं हम आज के जो कंजर्वेशन लॉज हमारा टॉपिक चल रहा है। इसके बेसिस पे हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उस क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए आप लोग आ जाइए। थ्योरी इसके आगे मैं कल कंटिन्यू करूँगा। जितना भी पढ़ा रहा हूँ बेटे अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करो, अच्छे तरीके से नोट डाउन करो और इसके नोट्स प्रॉपर बनाइए। चलिए बेटा, तो मिलते हैं हम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के अंदर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।